हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और करंट रेशियो करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लासेस प्लीज कर आना, क्योंकि उसके बिना एग्जाम नहीं हो पाएगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको रिवीजन कर लेना। अब ये बोल रहे हैं कंपनी का करंट रेशियो 2.0 है और कौन सी ट्रांजेक्शन से इम्प्रूव करेंगे। करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब यहाँ पर या तो हमारे एसेट्स बढ़े या हमारी लाइबिलिटीज कम हो, या फिर एसेट्स जब बढ़ रहे हैं तो लाइबिलिटीज भी हमारी कम होनी चाहिए। अगर हमने गुड्स खरीदी कैश के लिए, तो जितने अमाउंट का हमने गुड्स को खरीदा, लेट अस से 10,000 के हमने स्टॉक अपना बढ़ा दिया इन्वेंट्री, तो उतना कैश भी हमारा कम हो गया, तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। पेमेंट करी ट्रेड क्रेडिटर्स को। अब मान लो यहाँ पर 10,000 रुपए की हमने पेमेंट की, तो कैश मेरे पास से गया 10,000 रुपीज, है ना। लेट अस से मेरे पास जो करंट एसेट्स हैं वो अभी ट्वाइस है, तो मान लो 20,000 रुपए के करंट एसेट्स थे और 10,000 रुपए की मेरे पास लाइबिलिटीज थी। अब यहाँ पर 10,000 की जगह हम लोग 20 की जगह 30 ले लेते हैं। 30,000 मेरे पास 30,000 मेरे पास करेंट एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज जो है वो मेरे पास 15,000 की हैं। तो अगर 10,000 रुपए पेमेंट करा तो 10,000 रुपए यहाँ पर कम हो गए, 5,000 रुपए बचे करेंट लाइबिलिटीज में, और 30 में से कैश जाएगा 10,000 रुपए का, तो ये 20 हो गया। तो जो मेरा करेंट रेशियो वो इम्प्रूव हो गया, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में बी आंसर हो जाएगा। अगर कलेक्शन करा कैश का ट्रेड डेटर से, ट्रेड डेटर्स करेंट एसेट का पार्ट है, कलेक्शन जो करा हमने कैश जो रिसीव किया वो किसका हिस्सा है? वो भी यहाँ पर आपका करेंट एसेट का हिस्सा है। तो जितना आपका कैश कम होगा उतनी जितना आपका कैश यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको रिसीव हो रहा है, उतनी ही आपके ट्रेड डेटर्स कम हो गए, तो यहाँ पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। परचेज किए फिक्स्ड एसेट्स ऑन अ लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर 15 मंथ्स। तो फिक्स्ड एसेट किसका हिस्सा है? नॉन करेंट एसेट्स का है, राइट। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट है 15 महीने का, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी बन गया, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा करेंट रेशियो पर। बोनस शेयर्स अगेन यहाँ पर आपके शेयर कैपिटल का हिस्सा होंगे, जो कि किसका पार्ट है? ये यहाँ पर आपके इंटरनल इक्विटी ट्रांसफर वगैरह में हो गया, राइट। इश्यू बोनस शेयर का है, कोई कैश भी नहीं मिलेगा इसके अगेंस्ट, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में है। मेजर है फर्म की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस। हम देखते हैं हायर रेशियो इंडिकेट करता है कि फर्म के पास में हायर रिस्क है कि वो डिफॉल्ट करेगा ऑन डेट। बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। देखो, ईबीआईटी क्या है? आपकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू होती है, जो कि यहाँ पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। हमने ना इंटरेस्ट पे करा ना टैक्सेस पे किए, और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमें यहाँ पर पूरा का पूरा इंटरेस्ट अभी पे करना है, तो वो हमारे पास में। अब आईसीआर के थ्रू हम ये चेक करते हैं क्या कंपनी इतना ऑपरेटिंग रेवेन्यू अर्न कर पा रही है कि वो अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स कर पाएगी। तो ये फर्म की आपको सॉल्वेंसी के बारे में बताते हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होते हैं, ये देखते हैं कि कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकती है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि कितना इजीली कंपनी इंटरेस्ट पे कर सकती है अपने आउटस्टैंडिंग डेट पर, और अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पा रही है तो वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये आपके लिए सॉल्वेंसी मतलब फाइनेंशियल हेल्थ मैट्रिक हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, आईसीआर क्या है? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और लॉन्ग टर्म भी करेक्ट है। अगर एक हायर रेशियो है, मतलब ऑपरेटिंग रेवेन्यू ज्यादा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कम है, तो ये तो हमारे लिए यहाँ पर फर्म लोअर रिस्क पर होगी, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर क्या आएगा? फर्स्ट एंड सेकंड हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। टोटल एसेट्स कितने हैं? 10 लाख रुपए के। टोटल डेट कितना है? 6 लाख रुपए का। करेंट लाइबिलिटीज कितनी है? 2 लाख रुपए की, ठीक है। और प्रोप्राइटरी रेशियो आपसे पूछा गया है, तो अब आपको बताने कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है? यहाँ पर शेयर होल्डर की इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, राइट। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास में यहाँ पर कितना प्रपोर्शन है जो एसेट्स हमारे पास फंड किए जा रहे हैं बाय अवर शेयर होल्डर्स। इक्विटी जहां से हमने यहाँ पर जब अपने शेयर्स को इशू किया, उससे जो फंड्स मिले उससे हमने कितने एसेट्स खरीदे। तो टोटल डेट हमारे पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को लेकर चलेंगे। तो टोटल डेट इन्होंने कितना दे रखा है? 6 लाख रुपए का।
जिसमें से 2 लाख मेरा क्या है, करेंट लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए 6 लाख रुपए हो गए। अब अगर बात करें प्रोप्राइटर्स फंड, ये कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट में से टोटल डेट को माइनस करेंगे, तो 10 में से 6 लाख माइनस हो गया, 4 लाख बचा। ये हो गए हमारे पास प्रोप्राइटर्स फंड, ठीक है। अब प्रोप्राइटरी इश्यू रेशियो निकालना है, तो हमारे पास में 400,000 अपॉन टोटल एसेट कितने हैं, 10 लाख हैं, तो ये हम यहाँ पर निकाल लेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका ये कितना आएगा, 0.4 आ जाएगा, और इंटू 100 कर देंगे तो ये 4% आपका आ जाएगा, ठीक है, 40% सॉरी। तो प्रोप्राइटरी रेशियो आपके पास में क्या बता रहा है कि कंपनी के एसेट्स जो है वो फाइनेंस किए जा रहे हैं बाय ओनर्स इक्विटी 40%, और रिमेनिंग 60% जो है वो हम कैसे कर रहे हैं, रिमेनिंग 60% हम बाहर से डेट ले रहे हैं, एक्सटर्नल डेट के थ्रू। समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, ड्यू पॉइंट एनालिसिस ब्रेक डाउन द रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू विच 3 कंपोनेंट्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर, फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग मार्जिन, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेट रेशियो, ग्रॉस मार्जिन, करेंट रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट, नेट प्रॉफिट, टोटल एसेट्स या इंटरेस्ट कवरेज, डिविडेंड यील्ड, पीई रेशियो या ईपीएस। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो ड्यू पॉइंट एनालिसिस यहाँ पर आपको क्या बता रही है कि एक कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, राइट, लेकिन ये साथ में ये भी बताती है कि हमारे पास में कितना प्रॉफिट ये अर्न कर रही है और कितना एफिशिएंटली अपने एसेट्स को यूज कर रही है और कितना इफेक्टिवली यूज कर रही है। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास में आरओई को हम 3 मैट्रिक्स में ले जा सकते हैं। पहला है नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो कि एफिशिएंसी बताता है। कैसे निकलेगा नेट प्रॉफिट आपका, नेट इनकम कितनी है आपकी अपॉन आपका रेवेन्यू कितना है। तो हाउ मच प्रॉफिट इज जनरेटेड फ्रॉम ईच सिंगल यूनिट ऑफ सेल्स। फिर आता है एसेट टर्नओवर, ये क्या बताता है कि कितना एफिशिएंटली कंपनी ने अपने एसेट्स को यूज कर कर सेल्स जनरेट की हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यू अपॉन आपका एवरेज टोटल एसेट्स आ जाएगा। और फाइनेंशियल लेवरेज क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास में कितना डेट फर्म यूज कर कर अपने एसेट्स ला रही है। तो एवरेज टोटल एसेट्स आपके कितने हैं अपॉन एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो अगर हम यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं किस किस को, नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू इनटू रेवेन्यू अपॉन एसेट्स इनटू एसेट्स अपॉन इक्विटी, तो ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें यहाँ पर आरओई बताते हैं कि कितना होगा, ठीक है। तो हाई प्रॉफिट मार्जिन है, इसका मतलब प्रीमियम ब्रांड्स हम यूज करते हैं, जैसे कि आपके पास में एप्पल होगा। अगर हाई एसेट टर्नओवर है, इसका मतलब हाई वॉल्यूम रिटेलर्स हैं, जैसे वॉलमार्ट हो सकता है या फिर अमेजोन हो सकता है, फ्लिपकार्ट भी हो सकता है। और हाई लेवरेज है, इसका मतलब रिटर्न्स को बूस्ट किया जा सकता है, लेकिन रिस्क भी बढ़ेगा, जैसे हमारे बैंक्स के साथ में होता है। तो फाइनेंशियल लेवरेज हमें यहाँ पर पता चल पाता है। आगे समझ में। नेक्स्ट आ जाओ, ये आप देख लेना इसको इस तरीके से, सेल्स का मतलब रेवेन्यू ही है, टोटल सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, यहाँ पर 6 टाइम्स ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है, 25% ऑन कॉस्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर सेल्स आपको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है। क्या होगा आपके पास में, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा आपका, एवरेज इन्वेंट्री कितनी है। एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए मैंने आपको 2 से 3 फॉर्मूले बताए थे। कॉस्ट यहाँ पर रेवेन्यू का फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, कॉस्ट, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। तो अब हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6। कॉक्स हमें यहाँ पर दे रखा है, कॉक्स अभी हमें नहीं दे रखा यहाँ पर, ठीक है, कॉक्स हमें निकालना पड़ेगा। और क्या दे रखा है हमें, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है 50,000 खुद से दे रखी है, वरना ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 कर लेते, राइट। या फिर अगर हमारे पास में अलग अलग महीने की दे रखी होती तो हर महीने की ऐड कर कर अपॉन 12 कर देते। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमें कॉक्स निकालने, तो कॉक्स आपका 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 300,000 आ जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इन्होंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही तो बोला है निकालने के लिए, तो सबसे पहले हमें अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है।
ग्रॉस प्रॉफिट उन्होंने बोल रखा है 25% ऑफ आपका कॉग्स है, तो 25% यहाँ पर कॉग्स आपका 300,000 था, इससे हम निकाल लेंगे। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आपके पास 25 3 से 75,000 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, रेवेन्यू निकालोगे फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आपकी सेल्स कितनी होती है, सेल्स यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग रेवेन्यू। तो हमें यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, सॉरी कॉग्स हो जाता है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू गलत बोल दिया, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 75,000, ये आ गया 3 लाख, तो 3,75,000 हो जाएगी आपकी सेल, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। तो अगर हमारे क्वेश्चन में ये दे रखा होता कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 25% ऑन सेल्स है कॉस्ट की जगह, तो हमें यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन अलग तरह से करनी होती, फिर हम यहाँ पर परसेंटेज डायरेक्टली यहाँ पर क्योंकि कॉस्ट पर दे रखा है तो निकाला। ये याद रखना, ऑन कॉस्ट दे रखा है, ऑन सेल दे रखा है, वो उस हिसाब से आपको निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ नॉन कैश आइटम and added back to net profit while calculating cash flow from operating activities indirect method में। तो indirect method में हम क्या कर रहे थे, जब कैश फ्लो निकालते थे हम नेट प्रॉफिट से निकालते थे, फिर एडजस्ट करते थे फॉर आइटम्स जो कि यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं कर रहे कैश मूवमेंट, लेकिन इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ताकि हमें प्रॉफिट पता चल सके। तो अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, हमारे पास में यहाँ पर अगर ये बोल रहे हैं आपको ये बताना है, इनमें से कंसीडर करना है नॉन कैश आइटम इज एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग। नॉन कैश आइटम के लिए बोल रहे हैं हमसे इज कंसीडर्ड एंड इज एडेड, ठीक है, व्हाइल ऑपरेटिंग, ओके नॉन, ओके यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि कौन सा नॉन कैश आइटम है। तो इंक्रीज हुआ इन्वेंट्री में, डिक्रीज हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या पेमेंट ऑन डिविडेंड्स। तो बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पर हमारे पास नेट प्रॉफिट को इसने कम करा, लेकिन कोई ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो हमारे इन्वॉल्व है नहीं, एक्चुअल कैश इंपैक्ट हमारी सेल प्रोसीड्स में देखने के लिए मिलेगा, और ये कहाँ जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। तो अगर हमें ऑपरेशंस का समझना है तो उसको एड बैक कर देंगे। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, करेंट एसेट है, आपके ऑपरेशंस का पूरा पूरा हिस्सा है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर डिडक्ट करते हैं, राइट। कैश को टाई अप किया था हमने स्टॉक में, अगर डिक्रीज हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में तो ये हमारे पास में जो करेंट लाइबिलिटी है हम इसको डिडक्ट करेंगे, कैश हमने यहाँ पर पे करा होगा ताकि हमारी लाइबिलिटीज कम हो। फिर आता है आपका सेल ऑफ एसेट्स, तो ये मैंने आपको बताया नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश है, वापस इसको ऐड कर देंगे, रिवर्स कर देंगे प्रोसेस को। गेन हुआ ऑन रिवैल्यूएशन, अनरियलाइज्ड गेन है, इग्नोर कर देते हैं या डिडक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में पेमेंट हुआ डिविडेंड्स का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें इसे निकालना होगा। सो देखो अगर हम यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ठीक है, लॉस, इंटरेस्ट एक्सपेंस और प्रोविजन ऑफ टैक्स, इन चारों चीजों को हमें यहाँ पर ऐड करना होता है। विंडो ड्रेसिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। इंप्रूविंग द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ऑफिस, practice of using accounting tricks to make a company's financial position look better than it is, providing 360-degree feedback to employees, process of external audit या disclosing all contingent liabilities। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, जैसे अभी लेंस कार्ड के ऊपर लगा था, बोर्ड के ऊपर लगा था, और फिर यहाँ पर लेंस काटने या बोर्ड में पता नहीं कोई एक कंपनी थी, मैं कुछ और नहीं है कौन सी कंपनी थी, इन दोनों के अलावा भी हो सकती है, मैंने नाम लूंगी। तो यहाँ पर इन्होंने बताया था कि हाँ देखो हमने 3 साल से ना अपना डेटा कुछ कुछ तो गड़बड़ कर रखा है करके, ओके। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, एक डिसेप्टिव प्रैक्टिस है। और ये अभी थोड़ा सा ना विंडो ड्रेसिंग क्यों इतना न्यूज में है, बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो ऐसा कर रही हैं, कुछ का ओपन हो चुका है, कुछ का ओपन अभी होगा, वेट करो। तो यहाँ पर एक डिसेप्टिव प्रैक्टिस है जिसमें कि मैनेजमेंट मैनिपुलेट कर रहा है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को जब यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है, ताकि एक ज्यादा फेवरेबल लेकिन मिसलीडिंग पिक्चर दिखाए शेयर होल्डर्स को और क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पर ओवरस्टेट कर देते हैं एसेट्स को, जो हमारे राइट ऑफ्स करने थे
है ना, उनको डिले कर दिया, बैड डेट्स को, या फिर डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड करा, होल्ड ऑफ कर लिया, या फिर यहाँ पर जब इनवॉइसेस उनको रिकॉर्ड करनी थी फ्रॉम सप्लायर्स अंटिल द फर्स्ट डे ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर, लिक्विडिटी बूस्ट कर दिखा दी, शॉर्ट टर्म लोन था जस्ट बिफोर बैलेंस शीट डेट और उसको एक हाई कैश बैलेंस दिखा दिया, ठीक है, इसको इमीडिएटली रीपे कर दिया यहाँ पर इन्होंने। या फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो है, रिकॉर्डिंग सेल्स फॉर गुड्स जो कि हमारी ना तो शिप हुई हैं और प्रॉफिट को इन्फ्लेट कर दिखा दिया, होगा क्या, इन्वेस्टर्स को मिसलीड कर दोगे, है ना। इसके अलावा लिक्विडिटी क्राइसिस अगर है, कैश नहीं है इनफ, उसको हाइड करोगे और शॉर्ट टर्म फोकस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अगर हमने फिजिकल अपीयरेंस ऑफिस का इंप्रूव करा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पर 360 डिग्री फीडबैक दिया एम्प्लॉइज को तो ये क्या कहलाता है, इससे क्या होगा, ये तो अच्छी चीज है ना, 360 अप्रेजल हमारा परफॉर्मेंस के टाइम पर चेक किया जाता है, वो सब होता है ना। प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट, यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटर्स करेंगे, वो विंडो ड्रेसिंग को कैच करते हैं, डिस्क्लोजिंग ऑल कंटिजेंट लायबिलिटीज, ये आपका ट्रांसपेरेंसी वाला पार्ट होता है, तो आपको करना ही है कंजर्वेटिव मैकेनिज्म के थ्रू। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200,000, प्रोविजनिंग जो की है वो 50,000 की है, डेप्रिसिएशन 30,000 का लगा है, डेटर्स का नंबर यहाँ पर 40,000 से बड़ा है, क्रेडिटर्स का नंबर आपका कम हो गया है 20,000 से, कैश फ्लो निकालना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दोगे, ठीक है। इसके बाद में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब नॉट कैश आइटम्स को देखोगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे, फिर यहाँ पर आप देखोगे कि इंक्रीज हुआ डेटर्स में, ठीक है, 40,000 से, और डिक्रीज हुआ क्रेडिटर्स में 20,000 से। तो इसमें क्या करोगे, अगर इंक्रीज हुआ डेटर्स में तो ये हमारे लिए माइनस हो गया, और डिक्रीज हुआ क्रेडिटर्स में तो क्या करोगे, देखो डेटर्स में क्यों इंक्रीज हमारा सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी सेल्स जो है वो स्टक है क्रेडिट में और अभी तक कैश नहीं बनी, और क्रेडिटर्स को हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं, कैश हमारी साइड से जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो ये भी हमारा डिडक्ट हो जाएगा। तो 60,000 रुपए आपको डिडक्ट करने हैं, 80,000 आपको ऐड करने हैं, 20,000 हो गए, 2,20,000 अमाउंट आपका आ गया। ओके, सिंपल था, ये तो याद ही हो चुका होगा अब तक। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड फॉर वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल कैलकुलेटिंग द मास्टर बजट, डिटरमिनिंग द कैश इक्विवेलेंट्स और स्टैट्यूटरी ऑडिट कंप्लायंस। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा, वर्टिकल एनालिसिस। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होती है, पावरफुल टूल है, हम एनालाइज करेंगे कि भाई कंपनी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, कंपेयर करेंगे कंपनीज अलग अलग साइजेस की। तो वर्टिकल एनालिसिस में हर एक लाइन आइटम जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको एक परसेंटेज दिखाते हैं बेस फिगर की फॉर द सेम अकाउंटिंग पीरियड। अब बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि हर एक आइटम यहाँ पर एक परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स रहता है, या फिर टोटल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, और इनकम स्टेटमेंट में हर एक आइटम आपका परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहता है। अब ये कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हम क्यों यूज करते हैं, बेंचमार्किंग के लिए। तो बेंचमार्किंग में क्या होगा, हम लोग बेसिकली स्मॉल स्टार्टअप है और एक जायंट कॉर्पोरेशन है, इनको कंपेयर कर रहे हैं, तो जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपके डॉलर पर रुपीज, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर डिफर करेंगे। अब आप इनकी प्रॉफिट मार्जिन या एसेट एलोकेशन एज परसेंटेज कंपेयर करोगे। और इसके अलावा स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स होते हैं, तो हमें अगर एक स्पेसिफिक एक्सपेंस है जैसे कि मार्केटिंग या सैलरीज, अगर वो हो सकता है लार्ज पोर्शन हमारे रिवेन्यू का कवर कर ले प्रीवियस ईयर्स में, और इंटरनल कंसिस्टेंसी, तो यहाँ पर हमारे पास मेकअप हो गया कंपनी का, फॉर एग्जांपल व्हाट परसेंटेज हमारे टोटल एसेट का हमने इन्वेंट्री में टाई अप कर रखा हुआ है, हो सकता है इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो, बिकी नहीं हो सालों से, तो इसीलिए यहाँ पर हम वर्टिकल एनालिसिस के लिए जाते हैं, जहां पर हम सेम ईयर के अंदर एक बेस फिगर परसेंटेज के कंपैरिजन करते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, यहाँ पर डेटा हम अक्रॉस मल्टीपल ईयर्स जैसे 2024-25 इनको कंपेयर करेंगे, ग्रोथ रेट देखेंगे, और ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूज होगा। मास्टर बजट आपको पता है ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है, जिसमें कि हम लोअर लेवल ऑफ बजट जो होते हैं उनको एग्रीगेट कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई आगे जाकर हमें कितने फंड्स की जरूरत पड़ सकती है। कैश इक्विवेलेंट्स हमें लिक्विडिटी के लिए चाहिए होते हैं, राइट। तो वर्टिकल डायरेक्ट में क्या होगा आपका, टॉप टू बॉटम जाते हो एक साल के अंदर अंदर, ठीक है।
टोटल एसेट टू या फिर नेट सेल्स आपकी कितनी है उसके अकॉर्डिंग इसको परसेंटेज में लेकर चलोगे। इंटरनल स्ट्रक्चर या प्रपोर्शंस कैसे हैं। और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस ईयर्स, और यहाँ पर एक बेस ईयर लेकर चलेंगे। ग्रोथ और ट्रेंड्स हमारे ओवर टाइम देखते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में। नेक्स्ट आ जाओ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये टाइम ड्यूरेशन है बिटवीन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम सेल्स। इंक्रीजिंग इन क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर्स विल इंक्रीज द ऑपरेटिंग साइकिल। इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिड्यूसेस द ऑपरेटिंग साइकिल। बताओ कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। करेक्ट पूछा है। देखो सबसे पहले तो ऑपरेटिंग साइकिल आपको पता है, रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर कर उसकी प्रोसेसिंग कराकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर कर सेल करना। और सेल जब हम करते हैं मेजरली हमारी सेल्स यहाँ पर ऑन क्रेडिट होती हैं, फिर बाद में इस अमाउंट को रिसीव करते हैं। ये पूरा बन जाता है आपका ऑपरेटिंग साइकिल। और जो फंड्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाएंगे यहाँ पर वर्किंग कैपिटल, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है। अब ये यहाँ पर देखो, पहले तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में यही बोल रहे थे तो ये तो करेक्ट हो गया। दूसरे में ये बोल रहे हैं कि जो हमारा क्रेडिट पीरियड है अगर उसमें इंक्रीज हो गया किसकी तरफ से, सप्लायर की तरफ से, तो ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ जाएगी। देखो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल हमारी इन्वेंट्री, प्रोसेसिंग पीरियड, रिसीवेबल्स लेकर चलती है। और हमने सप्लायर की बात तो की नहीं, यहाँ पर रॉ मटेरियल प्रोक्योर करा, पेमेंट की बात तो की नहीं इनको। और नेट ऑपरेटिंग साइकिल जो होती है उसमें हम ऑपरेटिंग साइकिल माइनस जो क्रेडिटर पेमेंट हमें पीरियड देते हैं वो वाला रहता है। तो अगर सप्लायर आपको अलाउ करे कि आप ज्यादा पेमेंट मतलब थोड़ा बाद में कर लोगे तो आपकी नेट ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि आप अपना कैश को लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड कर कर रखते हो और ये आपकी साइकिल को बढ़ा नहीं रही। ठीक है, जो पेमेंट हमें रिसीव होती है वो इंपॉर्टेंट होती है हमारे डेटर्स से, क्रेडिटर्स वाले से हमारे इतना कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करें तो अगर हम एफिशिएंटली इसको करेंगे तो रॉ मटेरियल्स को जल्द से जल्द फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर कर उनको सेल कर पाएंगे और हमारी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम हो जाएगी। तो ये जो पीरियड है ऑपरेटिंग साइकिल का, ये एक मेजर कंपोनेंट रहता है। तो ये हमें ज्यादा एफिशिएंट और शॉर्टर ओवरऑल साइकिल हमें रखनी होती है। तो फर्स्ट और थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एक हाई पीई रेशियो टिपिकली क्या इंडिकेट करता है? पीई रेशियो क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर। तो ये हमारे पास पीई रेशियो बनता है। अब पीई रेशियो हमारे पास में इन्वेस्टर्स हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कैसी होगी या फिर स्टॉक हमारा करेंटली ओवर वैल्यूड तो नहीं है। तो अगर हाई रेशियो है तो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से इन्वेस्टर्स यहाँ पर हायर प्राइस हमारे आज पे करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर फ्यूचर में अर्निंग्स उनको ज्यादा मिले। अच्छा, मार्केट सेंटिमेंट्स में हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पर स्ट्रॉन्गर हो जाता है, या फिर जो बुलिश सेंटिमेंट है ना, कंपनी के मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्री पोजीशन से रिलेटेड, वो हमें देखने के लिए मिलता है। ओवर वैल्यूएशन में हम देखते हैं कि भाई एक अगर हाई पीई है तो हो सकता है कि जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत हाई है रिलेटिव टू इट्स एक्चुअल अर्निंग्स, एक पोटेंशियल बबल बना हुआ है, फोर्थ कमिंग प्राइस करेक्शन होगा। और अर्निंग्स अगर लो है, डिनोमिनेटर इफेक्ट है। अगर एक पीई रेशियो हमारा कैसा है, हाई दिख रहा है, तो वो हमारा क्यों दिख रहा है? इसलिए नहीं कि प्राइस हमारा हाई है, बट इसलिए कि कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो टेम्पररी ड्रॉप हो चुकी हैं। आगे समझ में? तो एक हाई पीई रेशियो में हमारे पास ग्रोथ स्टॉक दिखता है, जनरली हमारे पास रिस्क लेवल भी हाई होगी और डिविडेंड यील्ड हमारे पास यूजुअली लोअर होती है, अर्निंग पर शेयर राइट लो होगी तभी हाई होगा। और हम यहाँ पर कौन कौन से एग्जांपल ले सकते हैं? टेक्नोलॉजी, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग आज के जमाने में। अगर लो पीई रेशियो है तो यहाँ पर यूटिलिटीज, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग इनमें देखा जाता है। यूटिलिटीज जैसे पावर है ना, गैस, ये सब हो गए आपके। तो यहाँ पर आपके पास में वैल्यू स्टॉक होते हैं एंड रिस्क लेवल कम होती है, डिविडेंड आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, स्टेबल कंपनीज होती हैं क्योंकि। चलिए, तो पी रेशियो जो है वो हमारा आइसोलेशन में कभी नहीं देखा जाता। अगर एक हाई रेशियो यहाँ पर जस्टिफाइड है तो वो हमें कैसे पता चलेगा? हिस्टोरिकल पीई एवरेज कैसा था, इंडस्ट्री का पीई कैसा है, इसके अलावा यहाँ पर
कंपनी की अर्निंग ग्रोथ कैसी है, तो वो हमें यहाँ पर चेक करनी होती है। नेक्स्ट आ जाओ, अगर सेल्स आपकी 10 लाख की है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2 लाख के हैं और ग्रॉस प्रॉफिट 40% का है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपका कितना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर 40% है, राइट? तो 40% हम यहाँ पर सेल्स का लेकर चलेंगे। अगर ऑन कॉस्ट दे रखा होता तो बात अलग होती। तो ये कितना हो गया आपका? 4 लाख हो गया, 40% यहाँ पर 10 लाख का। अब इसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 4 लाख में से क्या माइनस होगा? 2 लाख माइनस होगा, तो ये 2 लाख आ गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब क्या करोगे? अब यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, और मैंने आपको समझाया था कि जब भी प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो हमेशा सेल्स रेवेन्यू को आपको किस में लेकर जाना है? डिनोमिनेटर में लेकर जाना है, और ऊपर क्या आएगा? जो भी आपको प्रॉफिट मार्जिन पूछा है, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट पूछा होता तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पूछा होता तो नेट प्रॉफिट आप बताते। तो यहाँ पर अब कैसे निकलेगा ये? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कितना आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका यहाँ पर था 2 लाख रुपए, और सेल्स रेवेन्यू कितना है? 10 लाख रुपए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया? 20% हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि जब कंपनी यहाँ पर 100 रुपए अर्न कर रही है तो 20 रुपए यहाँ पर प्रॉफिट के तौर पर अपने रिटेन कर पा रही है, बाकी अमाउंट एक्सपेंसेस वगैरह में चले जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, एसेट टेस्ट रेशियो से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पर पहला बोल रहे हैं इट एक्सक्लूड्स इन्वेंट्री फ्रॉम करेंट एसेट्स। दूसरा बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास में इट एक्सक्लूड्स प्रीपेड एक्सपेंसेस फ्रॉम करेंट एसेट्स। तीसरा बोल रहे हैं इट इज जनरली कंसिडर्ड आइडियल एट 1:1। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एसेट टेस्ट रेशियो क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो होता है, मीनिंग क्विक एसेट्स अपने अपॉन करेंट लाइबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स कैसे पता चलते हैं? करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत हाई चांसेस हैं आपकी ऑब्सोलीट हो चुकी है, और क्या करेंगे? करेंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम क्विक रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो कुछ भी बोल देते हैं, जहां पर कंपनी की लिक्विडिटी हमें पता चलती है, और हम कंपेयर करते हैं कि अगर करेंट रेशियो तो बहुत अच्छा है मान लो, लेकिन क्विक रेशियो अच्छा नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा? कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो चुकी है। तो ये बोल रहे हैं आप एक्सक्लूड करोगे इन्वेंट्री को करेंट एसेट से, बिल्कुल सच है। फिर बोल रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप एक्सक्लूड कर रहे हो करेंट एसेट से। तो देखो, जब हम प्रीपेड एक्सेस, हमारे एक्सपेंसेस कैसे हैं? करेंट एसेट्स हैं। तो हमें पता है ना, हमने अगर प्रीमियम 6 महीने पहले पे कर दिया तो 6 महीने के लिए तो वो हमारे लिए क्या बन गया? एक एसेट बन गया। तो यहाँ पर उनको भी हम क्विक एसेट से निकाल देते हैं, क्योंकि कन्वर्ट नहीं कर सकते बाद में इनको कैश में। और लिक्विडिटी हम चेक कर रहे हैं, तो कैश या कैश इक्विवेलेंट्स लेकर चलेंगे। तो एक ऐसी सर्विस जिसके लिए हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दी, जो हमारे फ्यूचर कैश आउटफ्लो को कम कर देती है, लेकिन हम इसकी जगह यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कैश ले लें और आज का डेट पे कर दें। और अगर बात करें आइडियल, तो ये 1:1 होता है। तो रेशियो, आइडियल रेशियो का क्या मतलब है? कि अगर हमारे पास 1 रुपए का यहाँ पर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है शॉर्ट टर्म में, तो वो हम अपने क्विक एसेट से कर पाएंगे, राइट? हमारे पास में यहाँ पर 1 रुपये ऑफ हाईली लिक्विड एसेट्स होंगे, लिक्विडिटी जैसे कैश और रिसीवेबल्स हो गए, जिसमें कि हम इसको पे कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इन्वेंट्री और आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस को इससे माइनस कर दोगे। समझ में आ गया? करेंट रेशियो में क्या होता है? 2:1 होता है, कभी कभार कुछ कुछ में 1.5:1 भी होता है। आइडियल रेशियो वैसे तो हमें बताते हैं, लेकिन ये भी होता है कि इंडस्ट्री वाइज वेरी करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम इज। अगर हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना है तो मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टर को, और प्रीमियम अमाउंट भी हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया। तो ये आपका क्या बन गया? फाइनेंसिंग आउटफ्लो बन गया। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या है? ट्रांजेक्शंस जो कि हमारे चेंज करेंगे साइज और कॉम्पोजिशन कंपनी का, जो कि हमारा इक्विटीज या फिर बोरोइंग्स की तरफ कंट्रीब्यूटेड था। रिडेम्पशन का मतलब क्या है? रीपेमेंट करा प्रिंसिपल अमाउंट का डिबेंचर के। तो यहाँ पर कंपनी कैश अपना पे करेगी इन्वेस्टर को, और ये कैश आउटफ्लो बन गया। प्रीमियम जो फेस वैल्यू से ज्यादा का अमाउंट होता है, राइट?
इन्वेस्टिंग आउटफ्लो क्या होगा? अगर हमने फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करा है यहाँ पर, या फिर हमने यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। फिर ऑपरेटिंग इनफ्लो आपके पास क्या होता है कि डेली बिजनेस से जो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। फिर ये बोल रहे हैं ऐड बैक करेंगे टू द नेट प्रॉफिट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो यहाँ पर ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, राइट। जो प्रीमियम है वो एडजस्ट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और रिडेम्पशन प्योर कैश मूवमेंट होगी, नॉन कैश आइटम है नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 400,000, ठीक है। फिर यहाँ पर 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, और आपका 100,000 रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखे हैं 100,000, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 80,000, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है। तो पहले क्या निकालोगे? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड निकालोगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना है? 80,000 है। अब प्रेफरेंस शेयर हमारे पास कैपिटल कितना है? 1 लाख है। रेट क्या चल रहा है आपका? रेट इन्होंने बताया है यहाँ पर 10%, तो प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पर 10% ऑफ 100,000 रहेगा, दैट इज 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम देखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80,000 था, डिविडेंड जो हमें पे करना है वो 10,000 रुपए का हो गया, तो हमारे पास जो अर्निंग बची इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वो केवल 70,000 की बची। अब इक्विटी शेयर होल्डर का फंड यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें कि कोर शेयर कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो रिजर्व्स में है वो आ जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि आरओई केवल आपका रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी देखता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है आपके पास? 400,000। रिजर्व्स और सरप्लस हमारे पास 100,000 दे रखे हैं। टोटल इक्विटी शेयर होल्डर का फंड हमारे पास कितना हो गया? 500,000 हो गया। अब रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालेंगे? यहाँ पर अर्निंग हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितनी हुई है? 70,000 की। इक्विटी शेयर होल्डर का फंड हमारे पास कितना है? 5 लाख का, इंटू 100, तो ये हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 14 5 70, ये 14% आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आगे समझ में? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमें दे रखा है 4 टाइम्स, एंड नेट वर्किंग कैपिटल दे रखा है 2,50,000 का। इसके बाद में बोल रहे हैं कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% ऑन सेल्स है, कॉग्स आपको निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हम देखेंगे कि क्या होगा। तो रेवेन्यू जो हमें ऑपरेशन से हुआ दैट इज सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, अपॉन हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, राइट। तो अब हमें नेट वर्किंग कैपिटल ऑल्दो इन्होंने दे रखा है, नहीं दे रखा होता तो हम इसको निकाल लेते हैं। और क्योंकि अभी आपका ना दो मतलब 100 मार्क्स को क्वेश्चन आएंगे 100, तो इस चक्कर में ऐसा है, अगर 100 मार्क का मतलब 100 क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते, 50 आ रहे होते, तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज आपको खुद आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। खैर वो भी आपको तो समझ आ चुके होंगे। सिंपल फॉर्मूला है 12 महीने वाला, करंट एसेट में आएगा या लायबिलिटी में आएगा, उससे ज्यादा है तो उसको हम अपना नॉन करंट में लेकर जाते हैं। अब ये नेट वर्किंग क्या बता रखा है इन्होंने? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमें 4 दे रखा है, और हमारे पास में यहाँ पर नेट वर्किंग कैपिटल दे रखा है। सेल्स रेवेन्यू हमें नहीं पता है, वो हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो 2,50,000 यहाँ पर हमें दे रखा है, तो 10 लाख हो गया। सिंपल है, हमारे पास एक्स, राइट। अब हमारे पास सेल्स रेवेन्यू एक्स है, और हमें ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहे हैं ये 20% ऑफ आपका रेवेन्यू होगा, सेल्स रेवेन्यू। तो ये 10 लाख हो गया 20% का, विच मीन्स ये 2 लाख हो गया, 2 लाख, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, जो कि सेल्स रेवेन्यू में से हमको क्या माइनस करना है? कॉग्स को माइनस करना है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करना होगा। एक सेकेंड, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 2 लाख है। सेल्स रेवेन्यू कितना आया हमारा? 10 लाख आया। तो हमारे पास कॉग्स कितना आना चाहिए? कॉग्स हमारे पास 800,000 आना चाहिए। आगे समझ में? इस तरीके से हमें इसको निकालना होगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टोटल एसेट टू डेट रेशियो।
It measures the safety margin available to long-term lenders, calculated as total assets upon total debt minus current liabilities. A decrease in this ratio indicates the strengthening of the long-term financial position. इसके बाद में ये क्या बोल रहे हैं? Which of the following statements are correct? तो सबसे पहले यहाँ पर total asset to total debt ratio क्या निकलेगा हमारे पास? Total assets कितने हैं? Right upon long term debt, right? तो अब हमारे पास में टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या बताता है कि कितने टाइम टोटल एसेट जो है कंपनी के वो इसकी लॉन्ग टर्म डेट्स को कवर कर रहे हैं। अगर एक हायर रेशियो है इसका मतलब ये है कि लेंडर्स कॉन्फिडेंट हैं कि इवन अगर यहाँ पर कंपनी के एसेट की वैल्यू डिक्लाइन कर गई तो भी इनफ क्वेश्चन है कि कंपनी डेट को पे कर देगी। और अगर हम देखें यहाँ पर आपका सॉल्वेंसी रेशियोज में भी इसको लेकर चलते हैं तो हमारे पास में लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है? टोटल डेट में से अगर मैंने करंट वाला हमारा शॉर्ट टर्म डेट माइनस कर दिया तो हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। फर्स्ट स्टेटमेंट सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल है, ये भी करेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहे हैं डिक्रीज इन दिस रेशियो इंडिकेट्स कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन हो रही है। देखो डिक्रीज का मतलब क्या, या तो एसेट्स कम हो रहे हैं या तो डेट बढ़ रहा है। इन आइदर ऑफ द सिचुएशन थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड, राइट? तो यहाँ पर कंपनी के पास में अगर रेशियो इंक्रीज होगा तो हम बोलेंगे कि एसेट पर यूनिट ऑफ डेट ज्यादा है, ठीक है, जिसका मतलब है कि स्ट्रेंथन हो रहे हैं, हायर सेफ्टी है। अगर डिक्रीज होगा मतलब बहुत ज्यादा कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर रिलाई कर रही है, जैसे फिस्कल डेफिसिट हम कम रखना चाहते हैं, इसीलिए रखना चाहते हैं, तो एक वीकनिंग फाइनेंशियल पोजीशन है और लेंडर्स का रिस्क बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बेस्ड ऑन ड्यू पॉइंट एनालिसिस फ्रेमवर्क नेट प्रॉफिट दे रखा है, टोटल एसेट टर्नओवर, डेट टू इक्विटी रेशियो दे रखा है। अब आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना दे रखा है? 5%, तो इसको हम 0.05 भी लिख सकते हैं। एसेट टर्नओवर हमें दे रखा है 2 और डेट टू इक्विटी रेशियो दे रखा है 1, ठीक है। अब यहाँ पर इक्विटी मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले तो ये बताओ, इक्विटी मल्टीप्लायर हमें निकालने के लिए क्या करना होता है? डेट टू इक्विटी रेशियो देखना होता है। तो हमारे पास में यहाँ पर इसे ड्राइव करना होगा। एसेट्स क्या होते हैं? बैलेंस शीट इक्वेशन के अकॉर्डिंग टोटल लाइबिलिटीज प्लस आपके पास में शेयर होल्डर्स फंड। तो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर मेरा 1 है तो मैं ऐसा मानकर चल सकती हूँ कि हमारे पास में फॉर 1 इक्विटी एक डेट होगा, तो हमारे पास एसेट्स यहाँ पर 2 हो गए, तो इक्विटी मल्टीप्लायर क्या हो गया? टोटल एसेट अपॉन टोटल इक्विटी, जो कि आपका 2/1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 2/1 का मतलब 2 हो गया। तो हम यहाँ पर इक्विटी मल्टीप्लायर के लिए क्या कर रहे हैं? देखो इक्विटी मल्टीप्लायर एक और तरीके से निकाल सकते हो आप, 1 प्लस डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? 0.05 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करना होगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20 आ गया आपका पास आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% की है। इसका क्या मतलब है कि कंपनी यहाँ पर हर 0.05 रुपीज के प्रॉफिट के लिए बेसिकली 0.05 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करती है फॉर एवरी सिंगल यूनिट ऑफ सेल्स, ठीक है। अगर 1 रुपए की सेल करेगी उसमें 0.05 रुपीज यहाँ पर अर्न करेगी। फिर एसेट टर्नओवर अगर 2 का है तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी जनरेट कर रही है 2 रुपीज ऑफ सेल्स फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ एसेट। इक्विटी मल्टीप्लायर 2 है तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी डेट को ज्यादा यूज कर रही है अपने एसेट बेस को डबल करने के लिए एज कंपेयर टू इक्विटी। मतलब अगर 2 रुपीज का हमारे पास में क्या आया, एक एसेट हमने लिया है थ्रू डेट, तो हमने यहाँ पर केवल 1 रुपए का एक एसेट लिया होगा थ्रू इक्विटी, तो 1 रुपया वो हम इक्विटी से लेकर आए, 2 रुपए हमने डेट से लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, फाइनल रिटर्न जो जनरेटेड रहेगा हमारे शेयर होल्डर्स के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू अ डिक्रीज इन कैश कन्वर्जन साइकिल। तो सबसे पहले कैश कन्वर्जन साइकिल हमारे लिए क्या होती है? नेट ऑपरेटिंग साइकिल पता है,
वैसे ही निकालते हैं। तो डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग, ठीक है, प्लस डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग माइनस डेज पेबल आउटस्टैंडिंग। तो हमारे पास में ये सब मिलकर क्या बनता है, कैश कन्वर्जन साइकिल बन जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये बोल रहे हैं कि इंप्रूव करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर को, एक्सटेंड करेंगे क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर्स, नेगोशिएट करेंगे लॉन्गर पीरियड क्रेडिट पीरियड फ्रॉम सप्लायर। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हमें इंप्रूव करना है इन्वेंट्री टर्नओवर को, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग है वो कम होनी चाहिए। अगर हम इन्वेंट्री जल्द बेच देंगे तो जो कैश हमें मिलना है वो जल्दी मिल जाएगा। जितना जल्दी जल्दी सामान बेचते जाओगे एवरीडे उतना ज्यादा कैश आएगा, ठीक है। तो कैश कन्वर्जन साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर सेकंड बोल रहे हैं एक्सटेंड करेंगे क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर्स, सो बेसिकली इंक्रीज करेंगे हमारा डीएसओ। अगर डीएसओ हमारा बढ़ेगा, डीएसओ क्या था, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो अगर हम कस्टमर्स को ज्यादा टाइम दे रहे हैं पेमेंट के लिए तो हमें कैश भी ज्यादा टाइम में मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा क्रेडिट कन्वर्जन साइकिल जो है वो इंक्रीज होगा, खराब हो जाएगा। फिर तीसरा बोल रहे हैं नेगोशिएट करना एक लॉन्गर क्रेडिट पीरियड फ्रॉम सप्लायर। तो अगर यहाँ पर हमारे पास में डेज पेबल आउटस्टैंडिंग बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो डीपीओ अगर हमारा बढ़ रहा है तो हमारे पास में अब हमें ज्यादा लंबा समय चाहिए कि हम अपनी पेमेंट कर पाए बिल्स की, जिसका मतलब है कि कैश हमारे बिजनेस में ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। तो यहाँ पर कैश कन्वर्जन साइकिल आपकी माइनस होगी, राइट। तो कैश कन्वर्जन साइकिल आपकी कैसे थी, यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास में डीएसओ डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, फिर डीआईओ डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग और डीपीओ को हम डेज पेबल आउटस्टैंडिंग को माइनस कर रहे थे। तो ये हमारे पास में यहाँ पर इफेक्ट आ जाएगा ट्रिपल सी के ऊपर। तो बेसिकली किसी भी बिजनेस को क्या चाहिए कि भाई जितना भी शॉर्ट हम रख सकते हैं ट्रिपल सी को उतना शॉर्ट रखें, ठीक है। इवन अगर हम देखेंगे ना अमेजोन डेल ये जो कंपनीज है इनका तो ये माइनस में रहता है, नेगेटिव रहता है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर हमारा हायर होना चाहिए, इंप्रूव करेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव नंबर रहेगा। कस्टमर क्रेडिट यहाँ पर अगर है तो वो हमारे पास में इंक्रीज करता है अकाउंटिंग रिसीवेबल्स को, हमें इसे नहीं इंक्रीज करना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा सप्लायर क्रेडिट हमने देखा था, ये तो हमारे पास जितना बढ़ेगा उतना ही हमारे पास कैश होल्ड रखेंगे, तो इसीलिए आपके पास फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएंगी, सी आपका आंसर बन जाएगा। आ गया समझ में कैसे हमें 19 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो इसको शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर ट्रिपल सी को इम्प्रूव करना है, जल्द से जल्द सामान बेचो, जल्द से जल्द उसकी पेमेंट ले लो और जितना स्लो हो सके उतना स्लो यहाँ पर सप्लायर्स को पेमेंट करो। अगर ट्रिपल सी को बढ़ाना है तो स्टॉक को ज्यादा समय के लिए होल्ड कर कर रखो, ज्यादा क्रेडिट टाइम पीरियड दो लोगों को और सप्लायर को इमीडिएटली पेमेंट कर दो, ठीक है। कंपनी ए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है 200,000 का। फिर यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू जो है वो हमें दे रखे हैं ऑपरेशन रेवेन्यू। यहाँ पर आपके ऑपरेशन रेवेन्यू क्या होता है आपका, यहाँ पर ईबीआईटी हमारे पास में हो गया, राइट, 10 लाख रुपीस का। फिर और क्या दे रखा है हमें, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर हमें दे रखा है 20,000 रुपीज का हमने इंटरेस्ट पे करा, टैक्स हमने 30% पे करा, नेट प्रॉफिट रेशियो हमें निकालना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास 2 लाख रुपए का है, जिसमें से हमारे पास से कितने रुपीस जाएंगे, 20,000 रुपए जाएंगे इंटरेस्ट के। तो ये कितना हो गया आपका 80,000 हो गया, फाइन। अब 1,80,000 सॉरी, अब 1,80,000 में हमने 30% अपना टैक्स पे करना है। तो 1,80,000 का 30% कितना होगा, 18 3 54, यहाँ पर 54 हो गया, तो 54,000 आपके जाएंगे बेसिकली इसमें से। तो 1,80,000 माइनस 54,000 हमें करना होगा, कितना आ जाएगा आपका 1,26,000 आ जाएगा, फाइन। अब नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था नेट प्रॉफिट निकाल लिया अपॉन आपका जो रेवेन्यू सेल्स होता है, सेल्स रेवेन्यू वो निकालना है।
तो हमारे पास में ये कितना है सेल्स रेवेन्यू 100,000 का है। नेट प्रॉफिट कितना आया 1,26,000 का आया। तो 1,26,000 अपॉन आपका 10 लाख आपको यहाँ पर इसको डिवाइड करना है, इंटू 100 कर दोगे तो 12.6% आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो कैसे करते हैं हम? ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास ईबीआईटी होता है। ईबीआईटी में से पहले इंटरेस्ट पेमेंट की जाती है, फिर अगर कोई भी टैक्स हमारे पास है तो वो हमें माइनस करना होता है। इसके बाद में हमें यहाँ से क्या निकलेगा, हमारा पैट निकलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो मैंने बताया था जिसका भी मार्जिन निकालना होता है वो आपका न्यूमरेटर में होता है और सेल्स रेवेन्यू आपका डिनोमिनेटर में इंटू 100। अब यहाँ पर हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख दे रखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं सबसे पहले ईबीआईटी 2 लाख रुपीस का, जिसमें से 20,000 का मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट करना था। 1,80,000 1,80,000 का 30% मेरे पास से टैक्स चला जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरे पास कितना आ जाता है 54,000 जो टैक्स मैंने पे किया, अमाउंट बचती है 1,26,000। और 1,26,000 में अब यहाँ पर से हमने देखा कि हमारे पास में रेवेन्यू जो हुआ था वो 10 लाख का था और इसका अपना रेशियो निकाल लेंगे। ओके, क्लियर है, आसान है। कोई डाउट हो तो कमेंट कर पूछ लेना, ठीक है। टेलीग्राम पर भी डाउट्स पूछ सकते हो। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और अपना फीडबैक भी आप दे सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं इन वीडियोस के बारे में। थैंक यू सो मच।